तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की दो पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि क्योंकि हमने वहां से बेसिक से बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर को किया था। आज तो बस मतलब फाइनल टच देना है उस चैप्टर को, बिल्कुल हम फाइनल टच देंगे और जो भी हमारा टॉपिक्स बचे हुए हैं पहले उसे कवर अप करेंगे। उसके बाद हम एक नई स्पेशल वीडियो डालेंगे जिसमें जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन। लाइन चार्ज मतलब एक तरह से वायर है, एक स्ट्रेट लाइन वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्ट्रेट वायर, ठीक है। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज को कैरी कर रही है, ये वायर प्लस क्यू चार्ज को कैरी कर रही है। तो अब गॉस लॉ मैं इसमें अप्लाई करूंगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। तो गॉस लॉ की गाइस जो फर्स्ट कंडीशन थी, अगर आपने हमारे चैनल पे मतलब गॉस लॉ को नहीं समझा है तो प्लीज गॉस लॉ को देख लीजिए, क्योंकि गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और गॉस लॉ की पहली जो कंडीशन है वो ये है कि क्लोज्ड लूप आपका होना चाहिए, चार्ज जो है आपका क्लोज्ड लूप में होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लोज लूप ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसके अराउंड, ठीक है। क्लोज लूप यानी कि पूरे चार्ज को आपको क्लोज्ड करना है, ठीक है, क्लोज्ड लूप में कवर अप करना है। तो ये मैंने एक सिलेंडर टाइप का शेप दे दिया है जिसमें हमने इस स्ट्रेट वायर को क्लोज्ड कर दिया है, क्लोज लूप में कवर अप कर दिया है। तो देखिए गाइस, अब जो पहली बात जो मेन है वो है ds जो होता था, जो कि एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर जो होता है ds होता है वो परपेंडिकुलर होता है इसके सरफेस के। मान लो ये अगर हमारा मार्कर है तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर इस साइड से देख रहा हूं तो इसके परपेंडिकुलर होगा, विच इज अपॉन वाई एक्सिस की तरफ है। अगर इस साइड से देख रहा हूं तो इस साइड से इसका किस साइड होगा, इस साइड होगा। मतलब परपेंडिकुलर होना है यार। मतलब मेनली चीज हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर किसके, सरफेस के। तो देखिए अगर मैं इस जगह में देखूं, इस जगह से देखूं तो इस जगह से एरिया वेक्टर आपका इधर है, एस वेक्टर इधर है। अगर इस जगह की बात करूं इस सिलेंडर पे तो इधर है जी एरिया वेक्टर। इस जगह से बात करूं तो इधर है। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो देखिए ई, अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा वो निकालने के लिए मुझे पहले तो फ्लक्स निकालता हूं। क्लोज लूप में हम फ्लक्स निकालते थे, तो जो हमारा गॉस लॉ होता था उससे हम क्या निकालते थे, फ्लक्स निकालते थे। फ्लक्स होता था जी ई डॉट ds, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ds, ठीक है। तो ई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जी ई ds cos थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट, यही होता है। अब इसमें फ्लक्स जो नेट होगी वो कितना होगा, इसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से, जो कि होगा ई डॉट ds 1 की वजह से, मान लो। उसके बाद इसकी वजह से 2 की वजह से ई डॉट ds, उसके बाद 3 की वजह से, ठीक है। तो ये होगा आपका जो फ्लक्स नेट होगा। अब देखिए फर्स्ट केस में देखा जाए तो इस साइड है जी आपका एरिया वेक्टर s और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड है, क्योंकि पॉजिटिव से अवे भागती है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है और आपका ये इस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 इज 0, तो यानी कि ये आपका 0 हो जाने वाला है। E2 अगर आप इसे मान रहे हैं तो इसकी वजह से भी 0 होने वाला है और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये, जो कि क्योंकि 0 डिग्री इसका एंगल है, 0 डिग्री इसका एंगल है, तो यहां पे बचेगा जी ई ds, ठीक है। तो आपका ये बचा फ्लक्स आपका ये आया। अब फ्लक्स ये आ गया, तो फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता था फ्लक्स। ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इसका क्या है, क्यू मुझे नहीं पता। अगर मैं इसका मान लूं कि लैम्डा आपको गिवन है विच इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। तो क्यू आपको पता चल जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू को मैं यहाँ पे हटा करके लैम्डा इंटू एल लिख दूं, तो लैम्डा, अब आपका जो नेट बचा वो क्या बचा, वो बचा जी लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट ds।
तो आपका ये बचा जी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको आगे भी आ जाएगा। तो एक बार यहां तक आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या है, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर रखी, फर्स्ट कंडीशन गॉस लॉ की क्या है कि क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप बना दिया जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से आगे भागती है, एरिया वेक्टर इस जगह का क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ वाला जो साइड है जो सिलेंडर की, वहां से एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, इनके ऊपर होगा, और यहाँ वाले एरिया से इधर होगा जी एरिया वेक्टर। तो देखिए E डॉट ds में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो मतलब यही आपका बचेगा, यानी कि E डॉट ds बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्यू क्या होगा, क्योंकि आपको लैम्डा गिवन है, क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होगा, क्योंकि आपको लैम्डा की टर्म्स में ही बताना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल होता है, तो क्यू आपके पास क्या हो गया, लैम्डा इनटू एल। तो आप यहाँ पे लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी एस पुट करेंगे, तो आपका यहाँ तक ये इक्वेशन आ चुका है, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, तो आप देखिए, अब मैं यहाँ पे एस को सब्स्टिट्यूट करूंगा, एस को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। एस को क्या लिख सकता हूँ, एक्स जो एस है हमारा वो क्या होगा, दैट इज इफ ये r है, अगर इसका रेडियस r है और लेंथ l है, तो उसे मैं ds को 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस इनटू l लिख दूं, ये आ गया जी आपका ds इनटू e है, इनटू e पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड आपका है लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपकी नेट जो वैल्यू आ गई। अब देखिए l से l कैंसिल, तो E आपका जो नेट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर इज, देखिए लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये आपका जो है E नेट आया इसकी वजह से। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर एक स्ट्रेट जो वायर है उसमें चार्ज रख दिया जाए प्लस क्यू, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर आप इसे चार्ज की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाकी जरूरत नहीं है क्योंकि लैम्डा ही आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो इसे आप बिल्कुल आसानी से क्यू बाय एल लिख के चार्ज की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, बाकी यही फॉर्मूला मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसे देखिएगा। मूव करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे चार्ज है जी प्लस, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन सेम ही है, गॉस लॉ लगाना है, तो भाई क्लोज लूप में करना पड़ेगा, इसे भी सिलेंड्रिकल शेप से क्लोज लूप में मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्लोज लूप हो गया, ये क्लोज लूप हो गया, पर इसमें एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट ये है कि देखिए, अब आपकी जो प्लेन शीट है वो ऐसे पड़ी है, मान लो ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है आपकी प्लेन शीट, और ऐसे आपने सिलेंड्रिकल बना दिया है वो शीट, तो ऐसे है, मतलब ऐसे है आपकी प्लेन शीट। तो देखिए, इसका जो E है वो इधर है और इधर है, पॉजिटिव का इधर है और इधर है इसका प्लेन शीट, यहां तक समझ में आ रहा है। तो देखिए, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन शीट की वजह से इधर है और इधर है, ठीक है, अब देखिए अगर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इधर है, अगर इधर है तो इसका ds भी इधर है, तो E ds में इधर थीटा कितना है 0 डिग्री, और इधर है और इधर ही इसका ds भी है, तो इसमें भी थीटा आपका 0 डिग्री है, और इसमें यहां पे थीटा आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो बस यही ट्विस्ट था गाइस। अब देखिए, अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू जी ई डॉट ds, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, और यहाँ पे देखिए ई ds कोस थीटा होगा, कोस थीटा प्लस, अब यहाँ पे थीटा 0 है तो फर्स्ट केस के लिए थीटा 0, सेकंड के लिए भी थीटा 0, ई ds कोस थीटा कोस 0, प्लस थर्ड केस के लिए इट इज ई ds कोस कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली आपकी टर्म कैंसिल हो जाने वाली है, तो यहाँ पे आपका बचेगा जी 2EDS, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपका बचा जी 2EDS, और यहाँ पे आपका फ्लक्स था, इक्वल में फ्लक्स था, तो फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स को लिख सकता हूँ जी चार्ज अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है। पर अब देखिए अगर आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो आपको सिग्मा दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा, सिग्मा दिया होगा। सिग्मा क्या होता है, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पहले वीडियो लेक्चर में ही इस चैप्टर के बता चुके हैं कि सरफेस लाइन चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो देखिए जो सिग्मा होता है वो होता है जी क्यू बाय ए डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब ए से डिवाइड करके। तो देखिए इसे मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं, क्यू को लिख सकता हूं जी सिग्मा मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखिए अब ये अगर टोटल सरफेस की बात है तो ये ई डीएस ना होकर के, डीएस इज द स्मॉल एरिया, एरिया कोई रिप्रेजेंट करता था, एरिया ही होता था। अगर पूरे का एरिया देखा जाए तो वो भी ए ही होगा आपका, वो भी ए ही होगा। तो देखिए यहां से ए कैंसिल, तो अब इन दोनों को देखिए तो ई आपका आ गया जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इनफाइनाइट प्लेन चार्ज जो प्लेन शीट है उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि दो इनफाइनाइट वहां पे प्लेन शीट रख दी जाती है, पर अभी आपके लिए नहीं है वो। और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो अगले चैप्टर में आएगा हमारा। तो अभी तक के लिए यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट रखी, उसके बाद हमने क्या किया, उसे क्लोज लूप किया और यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर या फिर इधर होगा या उधर होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इधर है या इधर है या फिर इधर है या इधर है। तो इधर देखिए इधर E और DS में आपका 0 डिग्री एंगल है, इधर E और DS में आपका 0 डिग्री एंगल है, इधर E और DS में आपका 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल है तो EDS cos 90 ये तो 0 ही हो जाने वाला है, ये तो आपका 0 ही हो जाने वाला है। और इधर आपका ये दोनों सम हो जाएंगे विच इज EDS प्लस EDS, तो आपका 2 EDS आ गया। और अगर आपको पूरे के लिए देखना है तो A लिखेंगे आप DS को, और देखिए इसे आपने सिग्मा की टर्म में लिख दिया Q बाय A, तो Q का वैल्यू आया जी सिग्मा मल्टीप्लाई A, तो A से A आपका कैंसिल हो गया और E का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल आसानी से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ गाइस। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कांसेप्ट से बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। तो वो क्वेश्चन ये है कि आपको दो प्लेट्स दी हुई हैं, इनफाइनाइट थिन प्लेट्स, जो कि अपोजिट चार्ज की है, अपोजिट चार्ज की है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों को आपने ऐसा कुछ पैरेलल रखा है, पैरेलली रखा है उसे। दिस इज प्लस, मान लो कि ये प्लस चार्ज की है, ये आपकी माइनस चार्ज की है, माइनस, ठीक है। और दोनों का सिग्मा कहता है जी सेम है विच इज 17 into 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या कहा गया है, आपको तीन केसेस दिए गए हैं, तीन केसेस दिए गए हैं। एक है कि आपका P पॉइंट कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दूसरा यहाँ पे है P, और तीसरा है आपका P यहाँ पे है। तो आपको बहुत आसानी से इसे टैकल करना है। इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपने अभी जो समझा अगर आप उसे इंप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया। तो गाइस देखिए अब इस पॉइंट की बात करते हैं। पहले इस पॉइंट की बात की जाए तो पॉजिटिव से अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किया कि मतलब पॉजिटिव से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से अवे जाती है। तो पॉजिटिव ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगी वो अवे जाएगी जी, मतलब E1 है इसकी वजह से, तो वो इधर है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी तरफ जाएगी, तो E2 इधर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होना चाहिए, दैट विल बी E1 माइनस E2। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन एक की जी इधर है, दूसरे की उधर है, तो क्या मैं इसे E1 माइनस E2 लिख सकता हूं। अब E1 की जो वैल्यू है आपकी, अब एक प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, डिस्टेंस पे आपकी ये डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मतलब इसकी वजह से जो है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से जो है वो भी कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू आपकी सेम है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है गाइस। और दूसरा केस आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाले पॉइंट पे भी सेम कंडीशन होगी, इसमें आपका नेगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव की वजह से आगे होगा, तो E1 इधर E2 इधर, तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। अब बात करते हैं P, अगर यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कैपेसिटर का केस है, एक कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का केस है ये। तो देखिए अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आवे तो E1 तो भाई इधर होगा, अब नेगेटिव की लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ, तो E1 इधर, E2 भी इधर, E2 भी इधर, E1 भी इधर, E2 भी इधर, क्या करोगे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगी, दैट इज E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 होगी, तो इसे मैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख के इसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। अब सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है व्हिच इज 8.85 into 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, सिग्मा की पता है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज 170 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 8.85 into 10 की पावर माइनस, ठीक है, तो बस आपको इसे सोल्व करना है, और सोल्व करके आपका वैल्यू बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो गाइस जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा दैट इज 2 into 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो ये आपका आंसर है, बाकी कुछ भी नहीं करना। मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझा देता हूं, दो पैरेलल कहता आपने प्लेट्स रखनी है, एक का चार्ज है प्लस क्यू या फिर प्लस सिग्मा, एक का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और दूसरे का माइनस सिग्मा है, यानी कि अपोजिट जो है साइन की चार्जेस है, अपोजिट साइन की चार्जेस है, एक आपको पॉइंट यहां लेना था, दूसरा पॉइंट यहां लेना था और तीसरा यहां सेंटर में लेना था, और तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी। इस पॉइंट पे जो है E1 जो है मैंने पॉजिटिव की वजह से लिया, अगर पॉजिटिव की वजह से देखा जाए तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर भागती है, तो E1 इधर होगा, और नेगेटिव की तरफ तो जो नेगेटिव की वजह से है E2 वो इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे कितना होगा, E1 माइनस E2, तो वो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि सिग्मा सेम है दोनों का, ठीक है। और इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव की वजह से तो दूर भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो जीरो होगी, और इस पॉइंट पे देखिए पॉजिटिव से दूर भागेगी नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव वाली वैसे इधर है, पॉजिटिव वाली और दूर भाग रही है, मतलब इधर ही है, तो जो नेट होगी वो होगी E1 प्लस E2 व्हिच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई थी और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है व्हिच इज 8.85 into 10 की पावर माइनस 12, तो आपने बस सब्स्टिट्यूट किया और आपका आंसर आ गया है 2 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पेपर में, सीबीएसई में, तो आप एक बार इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ गाइस। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। तो आपको एक शेल दी हुई है, शेल यानी कि अंदर से खोखला है, मतलब अंदर इसके कोई भी मटेरियल नहीं है, उसे शेल कहा जाता है। तो अगर आप शेल की बात करें तो इसका जो चार्ज होता है वो बिल्कुल सरफेस पे ही रहता है, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक शेल दी हुई है जिसका क्यू आपको चार्ज दिया हुआ है, क्यू आपको चार्ज दिया हुआ है और रेडियस इज आर, रेडियस आपको आर दिया हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 3 पॉइंट्स पे, एक तो आउटसाइड एट सरफेस और तीसरा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। तो एक बार हम पहले आउटसाइड की ही बात करते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं, मैं बाकी दो को इरेज कर दे रहा हूं,
ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर आपको चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको गोल्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है। गोल्स लॉ क्या कहता है, क्लोज लूप में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक क्लोज लूप ड्रॉ कर दिया है विच इज अ बिगेस्ट सर्कल, ठीक है, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया है जिसके अंदर मेरा कहीं पी पॉइंट आ रहा है जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या कह लो कि ये पी पॉइंट आपका यहाँ है, पी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस हर एक जगह होगा। तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन। तो देखिए इसका जो सर्कल है मैंने अभी समझाया कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो ये जो सर्कल है, जो शेल है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो मतलब ऊपर है मान लो, ठीक है। और जो इसकी वजह से एरिया वेक्टर है वो कहां है, वो भी इधर ही है, वो भी इधर ही है, देखिए परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो एरिया वेक्टर या कह लीजिए डीएस का वेक्टर भी इधर है। तो इसमें जो थीटा है आपका कितना है, 0 डिग्री है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर ऑल केस, यानी कि इसके जो तीनों केस हैं, तीनों केसेस के लिए आपका थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि कहीं भी आप लेंगे तो थीटा 0 डिग्री ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर 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 इधर, और जो एरिया वेक्टर है वो भी हर एक डायरेक्शन में ही है। आप चाहे इधर ले लीजिए तो भी इधर भी 0 डिग्री होगा, इधर भी 0 डिग्री होगा। तो थीटा इज 0 फॉर ऑल केस, यानी कि आप ई डॉट ds की जगह आप यहाँ पे ई ए भी लिख सकते हैं या ई ds भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले केस की तरफ मूव करते हैं। अब पहला केस आपका क्या है, आउटसाइड मतलब अब देखिए अब ये पॉइंट यहाँ है और यहाँ पे चार्ज पड़ा है क्यू, इस शेल के ऊपर चार्ज है क्यू। तो देखिए अब पूरा का पूरा ही चार्ज इस स्फीयर के अंदर आ गया, जो बड़ा स्फीयर मैंने अभी ड्रॉ किया जो कि क्लोज लूप के लिए है। तो क्लोज लूप में जो पूरा चार्ज है वो कितना है, क्यू है। Q by epsilon naught using Gauss law is equal to E dot ds, और डॉट प्रोडक्ट को हटा के मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ EDS भी लिख सकता हूँ, और ये मतलब ये हो गया, ठीक है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। तो अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q by epsilon naught इनटू एरिया, क्योंकि इंटीग्रेट होके ये ds से a हो जाएगा या s हो जाएगा, कह लीजिए बस एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एरिया को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का जो वो होता है हमारा एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे जो r है वो ये वाला r है जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द p पॉइंट विच इज स्मॉल r। क्यों आपने स्मॉल r लिया, क्योंकि अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एरिया था, एरिया तो जी ये वाले रेडियस ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। क्लोज लूप का आपको एरिया लेना होता है, क्लोज लूप का एरिया लेना होता है। जैसा कि हमने स्ट्रेट वायर में देखा, अगर स्ट्रेट वायर का एरिया देखा जाए तो एरिया तो होगा ही नहीं। अब हमने वो सिलेंडर का एरिया लिया था, आपको अगर ध्यान में है, तो वैसे ही हमें मतलब उस क्लोज लूप का एरिया लेना होता है, क्लोज लूप का एरिया जो कि r रेडियस पे है, r मतलब स्मॉल r पे है, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल r लिया। तो ये आपका आउटसाइड के लिए अगर मैं केस बनाऊं तो यहाँ पे मैं एक केस लिख दे रहा हूं कि आउटसाइड के लिए E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर की, जो कि डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक ये केस बनाया। उसके बाद अब हम चलते हैं इनसाइड के लिए। अगर वो पॉइंट बाहर ना हो करके अंदर होता तो अंदर के लिए या पहले सरफेस को करते हैं, सरफेस का इजी रहेगा। तो देखिए ये आपका स्फेरिकल शेल जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके बिल्कुल सरफेस पे चाहिए। तो अब देखिए क्लोज लूप आपका बिल्कुल यहां से बना दो, ये क्लोज लूप है आपका, ठीक है, क्लोज लूप है बिल्कुल, मतलब मान लो कि बिल्कुल सरफेस से है वो क्लोज लूप। तो देखिए वही केस इन जो हमने पहले केस डिस्कस किया है, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट था इज इक्वल टू E डॉट ds, बस यहाँ पे एरिया जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। तो यानी कि E आपका आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज पूरा ही है, क्योंकि सरफेस से चाहे बिल्कुल थोड़ा सा आगे गए हम तो चार्ज तो पूरा ही कैरी किया ना क्लोज सरफेस ने। तो ये आ गया जी 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r देखिए गाइस मैंने कौन सा लिखा है, यहाँ पे r लिखा है जो कि उसका
रेडियस था। यहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन किया था कैपिटल R एज रेडियस। तो आपका देखिए वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसाइड के केस की। ये इंटरेस्टिंग केस होने वाला है, क्योंकि इनसाइड की बात की जाए तो मैंने अभी कहा कि भाई जो चार्ज होता है ये शेल है, अंदर से क्या है, खोखली है। अंदर से अगर शेल खोखली है तो मतलब अंदर उसके कोई भी चार्ज नहीं है। अंदर अगर चार्ज ही नहीं है तो मान लो कि ये P पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट पे, यहां से मैं क्लोज लूप ड्रॉ करूंगा। क्लोज लूप ड्रॉ किया तो देखिए ये P पॉइंट के अंदर, P पॉइंट के अंदर इनसाइड नो चार्ज, कोई भी आपका चार्ज नहीं है कोई भी, क्योंकि वो खोखला है तो सारा उसका चार्ज जो है सरफेस पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है। तो मतलब इसके अंदर कोई भी आपका चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज ही नहीं है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। फ्लक्स जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होता है जी, E डॉट ds। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर इनसाइड के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे तीनों केसेस लिख लिए हैं और मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप CBSE में हैं तो इसका ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर आता है तो सीधा ग्राफ भी पूछा जाता है कि भाई ग्राफ बताइए। तो देखिए ग्राफ के लिए इसके हम ड्रॉ करते हैं। सो इफ इट इज E and it is R which is distance, so small r लिख लिया। तो देखिए जहां पे अंदर है, यानी कि ये कैपिटल R के जब तक इक्वल नहीं होता तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है, तो जीरो। उसके बाद सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की, तो मतलब ऐसे ही ये डाउन आएगा। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ग्राफ को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं मैंने। तो आप इसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल। बस इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ पे जो सरफेस पे है वो कैपिटल R स्क्वायर है जो कि रेडियस है, और यहाँ पे आपका स्मॉल r स्क्वायर है जो कि डिस्टेंस है, और अंदर जो है शेल के वो जीरो होता है। तो गाइस एक बार आप इसे देखिए। गाइस मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर। पहले होलो स्फीयर था, ये शेल था, तो अब हमारा है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप एक स्फीयर ड्रॉ करिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। सेम कंसेप्ट है बिल्कुल, बस इनसाइड वाला केस इसमें चेंज है। अब बाहर के लिए वही आप लूप लेंगे जो कि पॉइंट P पे है और R डिस्टेंस है, उसका R डिस्टेंस है, तो वही सेम प्रोसीजर करके हमारा जो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आएगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर व्हिच इज द डिस्टेंस इनटू द चार्ज। तो ये आपका इक्वेशन आया था, हमने अभी शेल के लिए निकाला है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगा। और जो सरफेस के लिए वो भी बिल्कुल सेम इक्वेशन है, which is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय द रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है एट सरफेस आप बिल्कुल अभी सीख के आए हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, 5 मिनट पहले ही डिस्कस किया, तो इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। और मैं अब बस अंदर का जो मतलब कंसेप्ट है वो उसे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अंदर का कंसेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस केस में, क्योंकि ये इन दोनों में से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए ये आपका स्फीयर सही नहीं बना, एक बार, ये आपका स्फीयर है प्लस Q चार्ज है जी। यहाँ पे अंदर कोई पॉइंट P लिया एट डिस्टेंस R, तो मैंने अब क्लोज लूप बनाया, क्योंकि गॉस लॉ की कंडीशन ही क्या है, क्लोज लूप तो भाई बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये क्लोज लूप बना दिया, P पॉइंट पे क्लोज लूप। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज है, तो अब कैसे फाइंड करें। अब हम फाइंड करते हैं ट्रिक लगा के, क्योंकि ये सॉलिड है, वो होलो था, तो अंदर से वो कुछ भी नहीं था, वो होलो था, लाइक दिस। ये देखिए मार्कर का जैसे कैप, ये होलो है, अंदर से खाली है, ठीक है, और ये मतलब वो होलो था, और इसमें अब चार्ज होगा क्योंकि ये सॉलिड है। तो अब देखिए मुझे नहीं पता भाई क्या है, अब मुझे इतना पता है कि भाई सिग्मा जो या कह सकते हैं
मतलब अब ये 3D है। अगर 1D हो, आपका 1D चीज हो, तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को प्रेफर करेंगे। 2D है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को प्रेफर करेंगे। अगर आपका 3D है तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को प्रेफर करेंगे। तो आपका जो स्फीयर होता है वो 3D होता है गाइस, तो इसीलिए हमने रो को यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को प्रेफर किया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी इसके हर एक कोने के लिए, मतलब अंदर भी ये कांस्टेंट होगी, मतलब ये वाले पॉइंट पे भी कांस्टेंट होगी, इधर भी कांस्टेंट होगी, इधर भी कांस्टेंट होगी। तो ये जो चीज है ये कांस्टेंट होगी हर एक पोर्शन के लिए इस स्फीयर के अंदर। तो अब जो ये गामा मतलब हमारा जो ये रो है, तो रो को हम क्या लिखें? रो को क्या लिख सकते हैं? रो को लिख सकते हैं जी क्यू विच इज चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अब इसकी कितनी होती है स्फीयर की? स्फीयर की वॉल्यूम होती है जी 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस के लिए मैंने एक बार रो का वैल्यू निकाल दिया। अब अंदर देखिए, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अभी बताता हूं मैं कि कितना होगा। वो होगा जी E डॉट डी एस, गोस रो लगाते हैं पहले। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नहीं पता, ये क्यू प्राइम ले लिया, ठीक है। तो ds को तो मैं सिंपली लिख सकता हूं एज क्यू प्राइम बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन। तो ये आ गया E की वैल्यू। बस अब क्यू प्राइम को सब्स्टिट्यूट करने की देर है, बिल्कुल आसानी से आपका वैल्यू आ जाएगा। अब क्यू प्राइम को मैं क्या लिखूं? अब मुझे पता है रो सबके लिए सेम है, रो सबके लिए सेम है, तो रो को मैं क्यू प्राइम बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं, वॉल्यूम लिख सकता हूं, इसका वॉल्यूम, इस पॉइंट का वॉल्यूम जो अंदर है, ठीक है। तो अंदर वाले का वॉल्यूम है जी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए और क्यू प्राइम का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्यू प्राइम आपका आएगा जी 4/3 पाई, तो कैंसिल हो गया 4/3 पाई, तो आपका क्यू जो है क्यू प्राइम है वो आ जाएगा क्यू आर क्यूब विच इज स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं विच इज क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू ये वाला आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का बस एक ही बचेगा, मतलब ये आर बचा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ चुका है गाइस, वो आ चुका है, इट इज क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आर जो है वो रेडियस है, और ये जो आपका आर है वो है डिस्टेंस। तो आपका ये आया है रिलेशन। तो अब इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ बिल्कुल इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बाहर वाला सरफेस का और बाहर का ग्राफ आपका बिल्कुल सेम बनने वाला है, बिल्कुल सेम बनने वाला है। ई और डिस्टेंस का लिया तो बाहर और सरफेस का तो ऐसा था जी उसका ग्राफ, ठीक है। अब अंदर की बात करें, अंदर में देखिए जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी डिस्टेंस के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और बिल्कुल ओरिजिन से ये शुरू होगा। तो ये आपका एक तरह से बिल्कुल ओरिजिन है और ये आपका ग्राफ आ चुका है। और इनसाइड में आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, विच इज क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जो ऊपर आर है वो डिस्टेंस है और जो बाय में आर है वो रेडियस है इस स्फीयर का। तो ये गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से इन दोनों में से मानेंगे नहीं आप कि 90% चांसेस होते हैं कि आता ही आता है क्वेश्चन। तो प्लीज इन दोनों को देख के जाइएगा अगर आप सीबीएसई में हैं तो, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। तो प्लीज एक बार इसे देखिए और आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगले वीडियो में हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके आएंगे।